गाइस, इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कांस्टेंट इलास्टिसिटी डिमांड फंक्शन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इलास्टिसिटी और रेवेन्यू के बीच में रिलेशन देखा था और उससे भी पहले हम इलास्टिसिटी का पूरा चैप्टर जो है उसको डिस्कस कर चुके हैं। आज वाली वीडियो में हम देखेंगे कि कांस्टेंट इलास्टिसिटी डिमांड फंक्शन जो है वो क्या कहता है। ओके, आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो पुराना हम रिकैप ले लेते हैं जो जो अब तक हमने पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले इलास्टिसिटी जो है वो होती क्या है। इलास्टिसिटी जो है वो रिस्पॉन्सिवनेस दिखाती है कि डिमांड के अंदर जो है वो कितना चेंज हो रहा है। अगर प्राइस के अंदर चेंज हो, मान लो प्राइस जो है वो 10 रुपये से 5 रुपये पर आ चुका है, तो उससे डिमांड जो है उसमें कितना चेंज आएगा। जब हम इस सेंस में देखते हैं तो इसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके अलावा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी होती है और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी होती है, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम के थ्रू इलास्टिसिटी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को समझेंगे। पहला जो हमारा डायग्राम है, इसमें हमारा डिमांड कर्व जो है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। और जब हमारा डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होता है तो उस केस में हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इन्फिनिटी होगी। कहने का मतलब है कि जब प्राइस 4 के ऊपर है, इसके ऊपर हमारी डिमांड जो है वो वेरी कर रही है। वो 10 भी है, वो 20 भी है, वो 30 भी है। अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आता है और प्राइस 4 से थोड़ा सा भी ऊपर जाता है, तो इस केस में डिमांड जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। यह जो सिचुएशन है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की जो सिचुएशन है, यह जो है परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फर्म जब होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है, वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। रियल वर्ल्ड में ऐसी सिचुएशन जो है वो बहुत कम होती है। ओके, इन सब को हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो फिर से दोबारा से ताज़ा हो जाए, ताकि हम आगे कांस्टेंट इलास्टिसिटी डिमांड को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम जो है वो हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक का है। इसमें जो हमारा डिमांड कर्व जो है वो वर्टिकल है। इसमें जो है हमारी क्वांटिटी सेम रहेगी और प्राइस हमारा वेरी करेगा। वो 2 भी हो सकता है, 4 भी, 6 भी, लेकिन क्वांटिटी हमारी 4 है। यह जो केस है ये नेसेसिटीज़ गुड का है। जो चीज़ें हमारे लिए जो है नेसेसिटी होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम नमक का एग्जांपल ले लेते हैं कि प्राइस मान लो 2 रुपये है नमक का, तब भी हम इतनी क्वांटिटी ले रहे हैं और वो प्राइस बढ़कर 4 हो जाता है, तब भी हम उतना ही कंजप्शन करेंगे उसका, और प्राइस और बढ़ता है तब भी उतना ही कंजप्शन करेंगे। तो ये केस जो है वो नेसेसिटी इसका है। इसमें इन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ज़ीरो है, मतलब कोई चेंज नहीं है। प्राइस कितना भी बढ़े, डिमांड जो इन इलास्टिक है, बिल्कुल भी उसकी तरफ रिस्पॉन्स नहीं कर रही, ज़ीरो इलास्टिसिटी। ओके, तीसरा जो हमारे पास डायग्राम आता है उसमें जो है हमारी इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 है। लेस देन 1 का मतलब है कि प्राइस में जितना चेंज आया डिमांड में उससे कम चेंज आया। देखिए प्राइस जो है वो P से P1 हो गया, लेकिन डिमांड जो है क्वांटिटी डिमांड वो B से C ही हुई। प्राइस में ज़्यादा चेंज है, डिमांड में कम चेंज है, मतलब डिमांड जो है वो कम रिस्पॉन्स कर रही है प्राइस में चेंज को लेकर। तो इस केस को हम कहते हैं लेस देन 1। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। इस केस में जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 है, मतलब प्राइस में जितना चेंज आया है डिमांड में उससे ज़्यादा चेंज आया है। तो मतलब डिमांड जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रही है टूवर्ड दी प्राइस। प्राइस में कम चेंज आया है, डिमांड में उससे ज़्यादा चेंज आया है, तो इस केस को हम कहते हैं इलास्टिसिटी जो है हमारी ग्रेटर देन 1 है। नेक्स्ट में यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी जो है वो इक्वल टू 1 है, इसको हम यूनिटरी इलास्टिसिटी भी कहते हैं। जितना प्राइस में चेंज आया उतना ही हमारा डिमांड में चेंज आया है। ओके, कहने का मतलब है कि अगर प्राइस 5% से चेंज होता है, डिमांड भी उतनी ही परसेंटेज या प्रोपोर्शन से बढ़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा जो डिमांड कर्व है, जब वो ऐसे आर्क के शेप में होता है या और आर्क के शेप में होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, तो इसको हम कहते हैं रेक्टेंगल हाइपरबोला डिमांड कर्व। अब इस पॉइंट के ऊपर जो है हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हर पॉइंट के ऊपर जो है इक्वल होती है। यहाँ इस पॉइंट पर भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल टू 1 है, इस पॉइंट पर भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 है। अब इस डिमांड कर्व के हर पॉइंट पर जो है इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है, लेकिन
यहाँ पर जो स्लोप है इस डिमांड कर्व के ऊपर वो डिफरेंट है। तो इसको आपको याद रखना है कि इलास्टिसिटी सेम, स्लोप डिफरेंट। और ऐसा वाला डिमांड कर्व जो जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, इसमें इलास्टिसिटी जो है वो डिफरेंट है लेकिन स्लोप इनका सेम है। वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास कांस्टेंट इलास्टिसिटी डिमांड फंक्शन के ऊपर। ओके, देखिए जो मॉडर्न प्रैग्मेटिक अप्रोच थी जिन्होंने डिमांड के एनालिसिस को दिया है, उन्होंने डिमांड फंक्शन को जब वो हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं तो उसमें वो मार्केट की इंफॉर्मेशन को ही लेते हैं विदाउट रेफरेंसिंग दी कंज्यूमर इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर एंड थ्योरी ऑफ यूटिलिटी। डिमांड फंक्शन को शो करने के लिए वो कंज्यूमर बिहेवियर में और यूटिलिटी को इसमें जो है कंसाइडर नहीं करते हैं। In the field of applied research, the most employed form of demand function has been the type of constant elasticity demand function। और मोस्टली जो डिमांड फंक्शन यूज़ किया जाता है वो कंस्टेंट इलास्टिसिटी डिमांड फंक्शन ही हमारे पास आता है। जैसे कि फंक्शन को देखते हैं उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि पॉइंट क्यू एक्स यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू बीटा ज़ीरो इंटू में पी एक्स यानी कि प्राइस ऑफ एक्स, ऊपर हमारे पास बीटा वन है, प्राइस ऑफ ये जो बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री हैं ये इलास्टिसिटीज़ हैं हमारी, पी एक्स प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, पी ओ प्राइस ऑफ अदर गुड, और वाई जो है वो हमारा इनकम है। यहाँ पर जो हमारा ये वाला ई बी 4T है ये जो है बेसिकली ए ट्रेंड फैक्टर ऑफ टेस्ट है। ओके, तो यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ डिमांड को बताने के लिए इन्होंने क्या क्या लिया कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करेगी, प्राइस ऑफ एक्स के ऊपर, प्राइस ऑफ अदर गुड के ऊपर और इनकम के ऊपर। यहाँ पर कहीं भी इन्होंने यूटिलिटी या फिर कंज्यूमर बिहेवियर को जो है शामिल नहीं किया है। ओके, बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री जो हैं वो इलास्टिसिटीज़ हैं। प्राइस ऑफ एक्स के ऊपर जो बीटा वन है वो प्राइस इलास्टिसिटी को शो करता है, और पी ओ के ऊपर जो बीटा टू है वो क्रॉस इलास्टिसिटी को डिमांड को शो करता है बिकॉज ये प्राइस ऑफ अदर गुड है, और इनकम के ऊपर जो बीटा थ्री है वो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को शो कर रहा है। कांस्टेंट इलास्टिसिटी डिमांड फंक्शन के अंदर जो हमारे कोफिशिएंट्स हमने लिए हैं बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री है ना, ये जो हैं कांस्टेंट होते हैं, इसीलिए इसको कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फंक्शन कहते हैं। और अगर हम इसको प्रूव करने के लिए जाएं तो बीटा वन जो है हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फंक्शन है, ठीक है। अगर हम इसको कांस्टेंट प्रूव करना है तो इसमें हम क्या करेंगे, लॉगरिथम का फंक्शन लगाएंगे जिससे जो है हम इसको प्रूव कर पाएंगे कि ये कांस्टेंट है। ओके, फंक्शन हमारा वही पहले वाला है जो हमारे पास यहाँ था, ये वाला जो हमारे पास फंक्शन है क्यू एक्स इज इक्वल टू बीटा ज़ीरो इंटू में पी एक्स बीटा वन इंटू में पी ओ बीटा टू इंटू में वाई बीटा थ्री, एंड हमारा ये जो ट्रेंड फैक्टर है ये वाला, इसी को आगे लेके जाएंगे और इसमें लॉगरिथम की वैल्यू को ऐड करेंगे। कुछ नहीं किया है, सिर्फ लॉग लगाया है सब जगह। क्यू एक्स के साथ हमारे पास लॉग है इज इक्वल टू लॉग बीटा ज़ीरो प्लस में बीटा वन लॉग पी एक्स प्लस बीटा टू लॉग पी ज़ीरो प्लस बीटा थ्री लॉग वाई। इसमें हमने जो हमारी ट्रेंड वैल्यू थी टेस्ट को लेकर उसको इग्नोर किया है ताकि फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ताकि हम इसको प्रूफ कर पाएँ। अब हम इस पूरी इक्वेशन का जो है डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ एक्स, और जब हम प्राइस ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो सिर्फ प्राइस ऑफ एक्स ही हमारे पास वेरिएबल रहेगा और बाकी सारे जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा लॉग क्यू एक्स बाय में डेल्टा लॉग पी एक्स इज इक्वल टू बीटा वन। ये वाली जो वैल्यू है ये बीटा वन के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई में थी, और जब हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो ये क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई में थी तो यहाँ पर इसके डिवाइड में चली जाएगी। ओके, अब लॉगरिथम की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि अगर लॉगरिथम कि वेरिएबल में कोई चेंज आता है तो वह इक्वल और प्रोपोर्शनेट चेंज होगा चेंज इन वेरिएबल के। कहने का मतलब है कि डेल्टा लॉग क्यू एक्स जो है वो इक्वल है किसके, डेल्टा क्यू एक्स बाय क्यू एक्स, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स
कि इक्वल है वही चेंज जो log ऑफ क्यू एक्स में आया है। सिमिलरली जो है log डेल्टा log पी एक्स जो है वो किसके इक्वल है, डेल्टा पी एक्स बाई पी एक्स। मतलब कि प्राइस ऑफ एक्स में जितना भी चेंज आया है वह इक्वल है डेल्टा log पी एक्स। इसमें कुछ नहीं किया, ये उसका अजम्पशन है कि वेरिएबल्स में लॉगरिथम की वेरिएबल में जितना चेंज आएगा वह चेंज इक्वल होगा हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनके चेंज के। और जब हम इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऊपर वाले इस इक्वेशन में ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी। डेल्टा log क्यू एक्स की जगह हमने क्या पुट किया, डेल्टा क्यू एक्स बाई क्यू एक्स, और डेल्टा log पी एक्स की जगह हमने क्या पुट किया, ये डेल्टा पी एक्स बाई पी एक्स। ये वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर बीटा वन जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इसको हम अगर और सही करके लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा क्यू एक्स बाय में डेल्टा पी एक्स इंटू में पी एक्स बाय में क्यू एक्स इज इक्वल टू बीटा वन। और बीटा वन जो है वो हमारे पास यहाँ कॉन्स्टेंट फॉर्मुलेशन में है अबव बीटा वन। सिंस बीटा वन इज कांस्टेंट इन द अबव फॉर्मुलेशन ऑफ द डिमांड फंक्शन, द प्राइस इलास्टिसिटी एंड द अदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कांस्टेंट। और इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि बीटा वन जो है वो हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम कहीं भी बीटा वन के अंदर हमने कोई चेंज नहीं किया, लॉगरिथम भी हमने लगाया ऊपर से नीचे तक हमने जो भी कैलकुलेशन थी अपनी की, बीटा वन जो है वो हमारे पास सेम रहा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। ठीक है, और इसी तरह बीटा टू बीटा थ्री वो भी कॉन्स्टेंट ही हैं। ओके, आगे चलते हैं। प्रैग्मेटिक अप्रोच को जो फॉलो करने वाले जो उनके फॉलोअर्स हैं वो जब डिमांड फंक्शन बना रहे थे और डिमांड फंक्शन को एक्सप्रेस कर रहे थे तो उन्होंने जो है इसमें नो मनी इल्यूजन का जो अजम्पशंस है जो कि ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर में आया है, उन्होंने इस चीज़ को भी जो है अपने इस एनालिसिस में कंसाइडर किया है। और उन्होंने डिमांड फंक्शन को एक्सप्रेस करते हुए बताया है कि इनका जो डिमांड फंक्शन है वो होमोजोनियस फंक्शन होगा, डिग्री 0 का है। ओके, दिस हैज़ बीन इफेक्टिव बाय द इंट्रोड्यूसिंग रियल इनकम एंड रिलेटिव प्राइस इन द फंक्शन दैट इज वेयर पी। पहले मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या है इस फॉर्मूले के अंदर, बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसे हुआ है। ओके, क्यू एक्स यानी कि क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल टू बीटा ज़ीरो पी एक्स बाय में, और ये हमारा ऊपर वाला फंक्शन देखिए, पहले ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है ना। स्टार्टिंग का जो हमारा फंक्शन था ये वही है। क्वांटिटी ऑफ एक्स की जो है डिमांड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्राइस ऑफ एक्स के ऊपर, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी के ऊपर और इनकम के ऊपर। ठीक है, बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री ये हमारे कोफिशिएंट्स हैं, इलास्टिसिटीज़ हैं। इन्होंने क्या किया कि इस सारे फंक्शन को जो है वो पी से डिवाइड कर दिया है। पी क्या है, वो जनरल प्राइस इंडेक्स है। ओके, इन दिस फॉर्मुलेशन इट इज़ ऑब्वियस दैट इफ़ द प्राइस एंड इनकम चेंज बाय द सेम प्रपोर्शन, जितना इनकम में चेंज हुआ है उतना ही प्राइस लेवल में चेंज हुआ है। कहने का मतलब यह है कि मान लो प्राइस जो इनकम जो है वो आपकी 10 से 20 हो गई है और प्राइस लेवल जो है वो भी 5 से 10% पर चला गया है, तो आपकी रियल इनकम में कोई चेंज नहीं आया है। यहाँ पर रियल इनकम और रिलेटिव प्राइस को दिखाने के लिए उन्होंने इस पूरी इक्वेशन को पी से डिवाइड कराया ताकि हमारे पास जो वैल्यूज़ आए वो रियल टर्म्स में आए, रियल इनकम के रूप में आए। तो इनकम में आपका चेंज हुआ, प्राइस लेवल में भी उतना ही इक्वल चेंज हुआ। ठीक है, तो रियल इनकम में कोई चेंज नहीं आया है, तो उसकी वजह से क्या है, हमारा क्वांटिटी डिमांड जो है उसके अंदर किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं आएगा। द न्यू क्वांटिटी डिमांडेड विल बी सेम एज इनिशियल वन, सो देर इज नो मनी इल्यूजन इन द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। अब मनी इल्यूजन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, एक फार्म और एक वर्कर का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो इन्फ्लेशन जो है वो 5% के ऊपर है। ओके, और आपकी इनकम जो है वो 10K है। ठीक है, अब इनकम 10K है, प्राइस जो है वो 5% पे है, इन्फ्लेशन रेट 5% का है। अब इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ जाता है, 7% हो जाता है। ठीक है, इनकम आपकी सेम है, इनकम में कोई चेंज नहीं आया। तो यहाँ पर मनी इल्यूजन ये है कि
इनकम आपकी 10, प्राइस लेवल आपका बढ़ चुका है। देखा जाए तो आप जो है अब कम गुड्स एंड सर्विस खरीद पाएंगे क्योंकि आपकी रियल इनकम जो है वो कम हो चुकी है। लेकिन इस केस में क्या है, क्योंकि मनी इल्यूजन वर्क कर रहा है तो वो जो है इस चेंज को नहीं देख पा रहे वर्कर। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब वो इस इल्यूजन से बाहर आते हैं और उनको पता लगता है कि नहीं अब तो महंगाई बढ़ चुकी है, अब तो हमारी ये 10 की इनकम जो है हम इसमें गुजारा नहीं कर पा रहे, तो वो क्या करते हैं अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए फर्म को बोलते हैं कि नहीं हमारी इनकम बढ़ाई जाए। ट्रेड यूनियंस वगैरह जो है अपना स्ट्राइक वगैरह करती हैं, तो इनकम जो है वो उनकी इनकम जो है वो 10 से मान लो 15 कर देते हैं। ठीक है, 15 कर देते हैं। अब इस केस में वर्कर को क्या लग रहा है, इनकी इनकम जो है वो 10 to 15 हो चुकी है और अब वो इस इल्यूशन में रहते हैं कि अब इन्फ्लेशन में और कोई चेंज नहीं आ रहा है, आएगा इन्फ्लेशन जो है वो 7% पर रहेगी। लेकिन इन्फ्लेशन रेट जो है वो फिर से चेंज हो जाता है जो कि हमारे पास 9% पर आ जाता है। लेकिन वर्कर जो है वो फिर से मनी इल्यूजन में है। ठीक है, वो 15,000 में खुश हैं, उन्हें लग रहा है कि हमारी इनकम जो है वो 10 से 15 हो गई है तो हम पहले से ज़्यादा रिच हैं, ज़्यादा हम वेल्थी हो चुके हैं। लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा है कि वो मनी इल्यूजन में है क्योंकि वो प्राइस लेवल को नहीं जज कर पा रहे कि प्राइस लेवल कैसे जो है वो इनकम के साथ साथ बढ़ रहा है। ओके, तो जब ऐसी वाली सिचुएशन आती है तो इसको कहते हैं मनी इल्यूजन। ओके, लेकिन इस वाले में जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया है, इस इक्वेशन को हमने देखा है, रियल इनकम और रिलेटिव प्राइस को देखा है, इसके अंदर मनी इल्यूजन को जो है इन्होंने नहीं माना है बाय अजम्पशन। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट इलास्टिसिटी वाला जो टॉपिक है, ठीक है, ज़्यादा इलेबोरेट इसमें मैं नहीं करूँगा या ज़्यादा डीप हम इसमें नहीं जा रहे। आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना ज़रूरी था उतना हमने यहाँ पर इसको डिस्कस किया है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट इलास्टिसिटी डिमांड फंक्शन जो है वो क्या है, क्योंकि इसके जो हमने कोफिशिएंट्स लिए हैं बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 ये सारे जो हैं हमने कांस्टेंट हम इसको मानते हैं, इसलिए इसको कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फंक्शन कहते हैं। और इसमें हम जो है डिमांड को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो सिर्फ मार्केट जो हमें डाटा प्रोवाइड करती है या मार्केट वेरिएबल्स को ही हम इसमें लेते हैं। इसमें हम कंज्यूमर यूटिलिटी और कंज्यूमर बिहेवियर को इंक्लूड नहीं करते हैं। ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, तो आप इसको एक बार देख लेना और बुक से भी पढ़ लेना। एक स्लाइड और है वो मैं आपको आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप इसको खुद से पढ़ेंगे। ये वाली स्लाइड जो है इसको आप पढ़ना, थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा कि हमने अभी तक क्या करा है। ओके, तो इलास्टिसिटी वाला जो है वो टॉपिक आपका यहाँ पर पूरा ख़त्म हो रहा है। क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था इलास्टिसिटी क्या होती है, उसके डिफरेंट टाइप, क्या फैक्टर अफेक्टिंग है, ठीक है, क्या एप्लीकेशन है, वो सब क्लास के अंदर हमारा हो गया था। उसके बाद हमने रिवेन्यू और इलास्टिसिटी के बीच का जो रिलेशन है वो भी देख लिया था। यहाँ पर हमने ये जो छोटा सा एक आपका टॉपिक रहता था कांस्टेंट इलास्टिसिटी वाला, इसको भी हमने देख लिया है। खुद से थोड़ा सा इसको ट्राई करें, अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।